हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द मैक्सवेल इक्वेशंस। सो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैक्सवेल इक्वेशन का पार्ट वन ये है जिसमें हम तीन मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और पार्ट टू में हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल जो भी फंडामेंटल इक्वेशंस होती है, फंडामेंटल लॉज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के, है ना, उनके इक्वेशंस को हम एक डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो डिस्प्लेसमेंट करंट को भी फॉलो कर सके, उसके लिए भी वैलिड हो सके। तो उसी के लिए हम इसको एक थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, एक नया फॉर्म उसके लिए जनरेट करते हैं, नया फॉर्म में उसको जनरेट करते हैं, दैट इज नोन एज द मैक्सवेल इक्वेशंस। सो मैक्सवेल ने और कुछ नहीं किया, उसके एक फॉर्मेट को चेंज किया ताकि वो वैलिड हो सके डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट के रेफरेंस में हमने सारे लॉ को एक साथ में लिया, दैट इज नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। So Maxwell equation related to the electrostatics and magnetostatics. So these are the differential and integral form of the fundamental equations of electrostatics and magnetostatics. Simple है। और ये चार होती है ना, दीज आर फोर इन नंबर। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और वो कौन कौन से लॉ से रिलेटेड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसकी इक्वेशंस को यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो बात करते हैं हम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन के बारे में। सो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज बेस्ड ऑन गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक, गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू विच द फ्लक्स इज इक्वल टू द गाउस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स पासिंग इन अ लूप, जो एक लूप होता है उसके लिए फ्लक्स जो होता है वो टोटल चार्ज और उसके जो परमिटिविटी होती है उसके रेशियो के इक्वल होता है। अब टोटल चार्ज उस लूप का और दूसरा, है ना, उसकी जो परमिटिविटी होती है उसके रेशियो के इक्वल होता है। दिस इज द गाउस लॉ। सो जनरली हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है इसको हम फ्लक्स सी लिखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि करंट, जो हमारा कंडक्टिंग फ्लक्स है उसके लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई सी हो जाएगा। और फाई सी को जनरली हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन फॉर अ सरफेस, दैट इज द ई डी एस। एक सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर होता है उनको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे टोटल चार्ज जो होता है सिग्मा क्यू, टोटल चार्ज का मतलब होता है उस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज नोन एज द चार्ज डेंसिटी। रो क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो इसको हम अगर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करता है, सो वी कैन राइट एज दिस इज द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर, ये हो जाएगा डी एस वैक्टर इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म, जनरली इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा रो बाई एप्सिलॉन डीवी हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इसका चेंजिंग फॉर्मेट, जिसको हमने, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूला है उनको यहाँ पे हमने पुट किया, सब्सटीट्यूट किया इस वैल्यू को। अब क्या करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम के लिए। अब देखो यहाँ पे सरफेस है और यहाँ पे वॉल्यूम है ना, दो अलग अलग ऑपरेटर में हम काम नहीं कर सकते, या तो इसको सरफेस में चेंज करो या वॉल्यूम में चेंज करो। हम जनरली क्या करते हैं, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। सो बाय यूजिंग गाउस डाइवर्जन थ्योरम कहते हैं इसको, गाउस डाइवर्जन थ्योरम, इसका डेरिवेशन आप हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे पूरा आपको बताया गया है कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में। सो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, ये कहता है कि कोई भी अगर वेक्टर है उसका सरफेस के साथ में इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन होता है, तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इनटू दी, है ना, इट कन्वर्ट्स इनटू दी वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, दैट इज द डाइवर्जेंस थ्योरम। अब यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर कहते हैं, दिस इज नोन एज डेल ऑपरेटर। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन। अब ये किसके लिए हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन हो गया, जनरली क्लोज नहीं लगाता पर ऐसे ही लिख सकते हैं अपन। सो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई वेक्टर, और हमने क्या किया इसको, जनरली इसको हमने क्या कर दिया, सरफेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ गया आपके पास में रो अपॉन एप्सिलॉन डीवी। ओके, अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को मैं इधर ले आता हूँ। तो इस वाले टर्म को जब हम इधर ले आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा,
तो इंटीग्रल को हमने कॉमन ले लिया, तो डेल डॉट ई वेक्टर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, और आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी इनका कॉमन इंटीग्रल हो गया और ये जीरो के इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो भैया v जो होता है वो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, मतलब ये पूरी टर्म इधर नहीं जा सकती ना, वॉल्यूम कभी जीरो के इक्वल थोड़ी होता है, वॉल्यूम जीरो के इक्वल ही नहीं होगा, तो v जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इट मीन्स क्या होगा, इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल डॉट ई वेक्टर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द रो अपॉन सॉरी डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। सो ये जनरली हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो अपॉन एप्सिलॉन जो होता है वो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू डेल डी वेक्टर। अब एक्चुअली ना इसको डेल डी वेक्टर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे बताते हैं आपको। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन, इसको जब हम इधर लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन जो होता है उसको हम कहते हैं डी वेक्टर, और इस डी वेक्टर का मतलब होता है, इस डी वेक्टर का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्मेट में, इसको हमने कन्वर्ट किया। अब हमको क्या करना है, वैक्यूम, और ये वैक्यूम के लिए लिखना है। ओके, ये किसके लिए हो गया, म्यू जो होता है वो, सॉरी जनरली एप्सिलॉन जो होता है वो किसके लिए होता है, वो मीडियम के लिए होता है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर वैक्यूम। सो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जनरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो वहां पे भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है। ये मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी और ये वैक्यूम की परमिटिविटी हो जाएगी, दैट इज सिंपल। ओके, तो ये था मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, जनरली इस टाइप से लिखा जाता है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को, फॉर वैक्यूम एंड फॉर मीडियम, ये मीडियम के लिए हो जाएगी और ये किसके लिए हो जाएगी, वैक्यूम के लिए हो जाएगी। सो नाउ अब हम बात करते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन के बारे में। सो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन दैट इज द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। सो मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है वो किससे रिलेटेड है उसको समझते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इज बेस्ड ऑन द गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टेट। इसके लिए था इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए था। अब यहाँ पे आ जाता है मैग्नेटोस्टैटिक्स, दैट इज नॉट स्टेट, दैट इज द मैग्नेटोस्टैटिक्स। सो मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या कहता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द क्लोज सरफेस फॉर बी डी एस होता है, और ये जो होता है जनरली किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। सो बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम हम क्या करते हैं, सरफेस को कन्वर्ट करते हैं इन वॉल्यूम में। सो बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, सो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, इस सरफेस को बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। सो जनरली यहाँ पे डीवी जो है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाता है डेल डॉट बी वेक्टर डीवी इज इक्वल टू जीरो। तो वही बात हम यहाँ पे कहेंगे कि डीवी जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है, और डीवी जीरो के इक्वल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी वेक्टर जो होता है जीरो के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो म्यू एच होता है मैग्नेट, इसकी जो मैग्नेटाइजेशन जो होता है उसको हम एच कहते हैं, म्यू एच के इक्वल होता है, बी जो होता है म्यू एच के इक्वल होता है। और जनरली इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल म्यू एच इज इक्वल टू जीरो। एच वेक्टर हम अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। सो जनरली क्या हो जाएगा, डेल एच वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाए, बिकॉज ये म्यू जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो जीरो के इक्वल हो जाएगा ना, म्यू कभी जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो ये वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। सो मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं दिस इज आल्सो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन।
तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन के बारे में। सो थर्ड इक्वेशन क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो व्हाट इज द मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे देखते हैं। थर्ड इक्वेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ। ओके, फैराडे का जो लॉ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, उस पे बेस्ड जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। सो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू विच द ईएमएफ ऑफ, जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो रेट होती है उसके चेंज के प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ। सो जनरली हम इसके मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, या फिर हम जब इसको लिखते हैं ना तो ये माइनस आता है, बस और कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। बिकॉज ऑफ दैट जो फैराडे लॉ जो होता है वो क्या करता है, अपोज करता है उस जिससे वो जनरेट हुए हैं। जो जनरली हम इसको इससे समझते हैं, ये कॉइल होती है और अगर इसके सामने मैं मैग्नेट को अगर लाता हूँ तो जिसके कारण ये करंट या फिर ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, जो भी ईएमएफ जिस भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है वो उसी का अपोज करता है जिससे वो जनरेट हुई है। अगर मतलब जनरेट होने का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट हुई है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करती है। अगर ये एन है तो ये एस हो जाता है, दूर होता है तो अगर ओके ये एन है तो ये एस बन जाता है। ज्यों ये पास में आती है ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो ये भी एन बन जाता है। तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है और जब ये वापस दूर जाती है तो वापस ये एस बन जाता है। तो ये सिंपल से इसका प्रोसेस होता है जो कि हम फैराडे लॉ और लेंज लॉ में बिल्कुल इजीली डिस्कस करते हैं। और ये सारा जो होता है एनर्जी लॉस के फॉर्म में होता है, ये लेंज का लॉ होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं फैराडे लॉ में। और फैराडे लॉ का मतलब क्या होता है कि जो उसका रेट ऑफ फ्लक्स चेंज जो है वो माइनस ना ईएमएफ के इक्वल होता है। तो जनरली यहाँ पे ई वेक्टर जो होता है उसकी बात करते हैं, तो ई वेक्टर जो होता है वो डेल माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है। ओके, और ई जो होता है, ओके ये हो जाएगा ई, और ई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ई वेक्टर डी एल वेक्टर के इक्वल होता है, ये हम सभी जानते हैं। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो भी हम जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के अभी ऊपर बात की थी, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज द बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से क्या होता है, अब जनरली देखो, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं देते हैं, जनरली हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं क्योंकि हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि ये वाली वैल्यूज जो है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो इन दोनों को पूरा को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। सो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ओके, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ, इस वाली वैल्यू की बात करता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन डेल बी वेक्टर ओवर डेल टी, और ये आ जाएगा आगे डी एस वेक्टर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, इसकी वैल्यू को पुट किया है और इसकी वैल्यू को पुट किया, दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि इधर आ रहा लाइन इंटीग्रल और इधर आ रहा सरफेस इंटीग्रल। जैसे अभी हमने ऊपर बात किया था फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में डाइवर्जेंस लिया था, बिकॉज इधर सरफेस था इधर वॉल्यूम था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर लाइन है और इधर सरफेस है, तो लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करना है, दैट इज वी हैव द थ्योरम दैट इज नोन एज कर्ल। ओके, स्टॉक्स कर्ल थ्योरम इसको कहते हैं। सो क्या करेंगे, बाय यूजिंग द स्टॉक्स कर्ल थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे। सो बाय यूजिंग द स्टॉक्स कर्ल थ्योरम, ये मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम डिस्कस करते हैं। कर्ल थ्योरम जो होती है उसका स्टेटमेंट क्या होता है, कर्ल थ्योरम कहती है कि कोई भी अगर वेक्टर है उसका लाइन इंटीग्रल जो है उसको आप डेल के क्रॉस में यानी कि डेल के वेक्टर प्रोडक्ट में उसको लिख सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट अगर आप उसका करता है तो वी कैन राइट इन दी सरफेस इंटीग्रल, इसको हम क्या कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी हैव दी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ए जो है वो ए दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, ये जो ए जो है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ए जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, दैट इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरली हम जो है इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखेंगे। सो कन्वर्ट करके लिखने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, दैट इज द ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस ई वेक्टर
ds वेक्टर, हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे। तो जनरली हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में डेल क्रॉस ई वेक्टर। ओके, इस वाली इक्वेशन में लिख रहे हैं डेल क्रॉस ई वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा, ds वेक्टर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल बी वेक्टर ओवर डेल टी, और ये हो जाएगा डेल एस। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो इसको इधर लाने पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा, और ये आ जाएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर, और ये आ जाएगा प्लस, है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा डेल बी वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा डेल टी, और जनरली इसको कॉमन लेके एस कॉमन आ जाएगा और ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे सरफेस जो होता है एरिया कभी भी जीरो नहीं होता, तो ये चीज़ जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो डेल का इसका कर्ल यानी कि इसका क्रॉस जो है वो जीरो होगा, प्लस क्या हो जाएगा बी वेक्टर डेल टी, यानी कि ये जो अंदर लिखा टर्म होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। भाई बाहर वाला जीरो के इक्वल नहीं है तो अंदर वाले को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि इसको हम जीरो में नहीं भेज सकते, हम किसको भेजेंगे जीरो में, इसको अपॉन में लाएंगे तो इधर वाला टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो ये जीरो के इक्वल हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जीरो के इक्वल हो गया तो वी कैन राइट डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू द माइनस ऑफ बी वेक्टर, और ये हो जाएगा डेल टी। अब क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, देखो एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इसको हम क्या कह देंगे, मैक्सवेल की इक्वेशन कह देंगे। अभी हमने क्या किया था, जैसा हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन है उसको हम डी की फॉर्मेट में भी लिखते हैं। सो वी कैन इजीली राइट इन द फॉर्मेट ऑफ डी, सो दैट इज द ई वेक्टर इनटू एप्सिलॉन जो होता है, दैट इज द डी वेक्टर। तो क्या करेंगे, हम इसके दोनों तरफ को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ एप्सिलॉन लिख दिया, सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, और जनरली इधर एप्सिलॉन लिखना है तो आपको एक काम करेंगे, हम इसको एप्सिलॉन लिखेंगे, इधर भी एप्सिलॉन लिख देंगे, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेट इज बी वेक्टर ओवर ही हो जाएगा डेल टी। सो ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, इस फॉर्मेट में हम इसको अगर इसको लिखेंगे तो दैट इज द डेल क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन डेल बी वेक्टर ओवर डेल टी। अब क्या करेंगे, इस बी को एच में मैग्नेटाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो मैग्नेटाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि म्यू इंटू बी वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एच के, सॉरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, बी जो होता है वो म्यू एच के इक्वल होता है, ये बी जो होता है वो म्यू एच के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू का डिवाइड करेंगे, डेल बी वेक्टर ले लेंगे और ये हो जाएगा डेल टी। तो बी वेक्टर और डेल टी ये यहाँ पे इसको और इसको क्या करेंगे, जनरली एच की अगर मैं बात कराता हूँ तो एच वेक्टर क्या हो जाएगा, एच वेक्टर बी वेक्टर अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये म्यू है, ये बी वेक्टर है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला टर्म जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन म्यू डेल एच वेक्टर ओवर डेल टी, क्योंकि यहाँ पे ये म्यू पड़ा और ये बी वेक्टर है, और म्यू बी वेक्टर बाय म्यू जो होता है वो एच वेक्टर होता है। ओके, सो जनरली हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया, इसको डी और एच में कन्वर्ट कर दिया। सो ये हमने इसको डी और एच में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो ये फॉर्मेट जो है वो मैक्सवेल इक्वेशंस के हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ई और बी की फॉर्मेट में, एक हो जाएगा डी और एच की फॉर्मेट में। तो दिस इज द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। सो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू में इक्वेशन नंबर फोर्थ के बारे में। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ में डिस्कस करने का रीज़न हम आपको वहीं बताएंगे। सो आई होप आपको ये जो तीन इक्वेशन है मैक्सवेल की अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एम एस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एम एस मैथ्स।